हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिकल पब्लिकेशन की एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर, अर्थात यह जो प्रश्न है वह असर्शन और रीजन से संबंधित है। तो प्रश्न कह रहा है, असर्शन में दिया हुआ कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। पहला जो असर्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा जो रीजन में है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। देखिए, यह रीजन भी सही है और यह जो रीजन है वह असर्शन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत में तुर्की आक्रमण है सफल हुए, उनका जो प्रमुख कारण नहीं था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता तत्कालीन समय में व्याप्त नहीं थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि जो इंद्र हैं वे झंझावत के देवता थे। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पापियों को दंड देते थे। देखिए, जो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। तो यदि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक की बात करें तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक मुख्य रूप से वरुण को माना जाता है। तो तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि ये वर्षा के देवता थे, यानी कि जो इंद्र थे वे वर्षा के देवता थे। बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 एवं 4 नंबर जो विकल्प है वे सही है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन किया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एगाथोकलिज। एगाथोकलिज के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन देखने को मिलता है। यदि हुबिस्क की बात करें तो देखिए, हुबिस्क द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उसमें मुख्य रूप से बुद्ध भगवान अर्थात गौतम बुद्ध और शंकर भगवान यानी कि शिव दोनों का चित्रण किया जाता था। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। ध्यान दीजिएगा, यदि पादप हार्मोन की बात करें तो इस विकल्प के अनुसार जो पादप हार्मोन है वह है साइटोकाइनिन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। यदि साइटोकाइनिन की बात करें कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो जो साइटोकाइनिन है वह कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है कोशिका का विभाजन करना। अब यदि इन तीनों विकल्प की हम लोग बात करते हैं तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ये जो तीनों विकल्प हैं अर्थात ए, बी और सी, ये जो 3 नंबर विकल्प दिए हुए हैं वो मानव हार्मोन है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें मैच करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो जो विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन, यदि विटामिन की हम लोग बात करें तो देखिए, जो कैरोटीन है वह विटामिन है, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एंजाइम की बात करें तो जो पेप्सिन है वह एक प्रकार का एंजाइम का उदाहरण है, अर्थात बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हार्मोन। यदि हार्मोन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो विकल्प में प्रोजेस्टेरोन है वह एक प्रकार का हार्मोन का उदाहरण है, अर्थात सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट है प्रोटीन। तो देखिए, जो केरोटीन है वह प्रोटीन का उदाहरण है, अर्थात डी का हो जाएगा 3। तो इसके आधार पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट प्रश्न भी मैचिंग करना है। जो एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो देखिए, एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र है। तो यदि हम लोग बीरबल साहनी की बात करें तो जो बीरबल साहनी है वह वनस्पति वैज्ञानिक थे। सबसे पहले हम लोग इसका विकल्प देख लेते हैं। तो देखिए, जो 6 नंबर प्रश्न है इसका विकल्प, प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यानी कि आपको बताना है ये जो विकल्प दिए हुए हैं इसके आधार पर कौन सा विकल्प है वे सुमेलित हैं। तो यदि हम लोग बीरबल साहनी की बात करें तो बीरबल साहनी हरित क्रांति के जनक नहीं माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक मुख्य रूप से भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। तो जो पहला नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बीरबल साहनी किस रूप में जाने जाते हैं। तो जो बीरबल साहनी है वह भारतीय पूरा वनस्पति वैज्ञानिक के रूप में बीरबल साहनी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है
केसी मेहता। यदि केसी मेहता की बात करें तो जो केसी मेहता है वे प्लांट पैथोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। प्लांट पैथोलॉजी का जनक के रूप में, भारत में प्लांट पैथोलॉजी का जनक के रूप में केसी मेहता को जाना जाता है। नेक्स्ट है सी माहेश्वरी। देखिए यदि हम लोग सी माहेश्वरी की बात करते हैं तो जो सी माहेश्वरी हैं वो भ्रूण विज्ञान के पिता जाने जाते हैं। भ्रूण विज्ञान का, भारत में भ्रूण विज्ञान का पिता के रूप में सी माहेश्वरी को जाना जाता है। और एम एस स्वामीनाथन पादप रोग विज्ञान। तो देखिए यदि एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो पादप रोग विज्ञान नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार जो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर बी अर्थात केसी मेहता। जो केसी मेहता है उन्हें भ्रूण विज्ञान के साथ साथ प्लांट पैथोलॉजी का जनक के रूप में भी केसी मेहता को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए जो 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यदि महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब? तो बैसाख शुक्ल दशमी के दिन। ध्यान दीजिएगा, बैसाख शुक्ल दशमी के दिन महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर बैसाख शुक्ल दशमी के दिन महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है। देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है मैचिंग से संबंधित है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरे तरफ उससे संबंधित लेखक दिए हुए हैं। तो यदि हम लोग अष्टाध्यायी की बात करें तो जो अष्टाध्यायी है वह पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है महाभाष्य। यदि महाभाष्य की बात करें तो जो महाभाष्य है वह पतंजलि द्वारा लिखी गई है, यानी कि बी का हो जाएगा 3। और नेक्स्ट है निरुक्त। तो यदि निरुक्त की बात करें हम लोग तो देखिए निरुक्त जो पुस्तक है वह यास्क द्वारा लिखी गई थी, अर्थात सी का हो जाएगा 1। और नेक्स्ट है वार्तिक। तो जो वार्तिक है वह कात्यायन द्वारा लिखी गई है, यानी कि डी का हो जाएगा 2। अब इसके आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसब संस्कार यानी कि डबल वेरिएबल का प्रमाण मिला है। यदि द्विसब संस्कार की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। देखिए जब पिछले टेस्ट हम लोग डिस्कस किए थे तो उस टेस्ट में भी मैंने बताया था कि गंगा नदी के किनारे बिहार में टोटल 12 जिले अवस्थित हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तो 12 जिले। लेकिन यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार में गंगा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना किलोमीटर है, तो बिहार में गंगा जिले का क्षेत्रफल है गंगा नदी का जो क्षेत्रफल है 526 किलोमीटर है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो यह जो अभिलेख है वह एशिया माइनर के बोगोजकाई से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्रश्न यहाँ उत्पन्न होते हैं कि कौन कौन से 4 देवता का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत इंद्र, नेक्स्ट है वरुण, नेक्स्ट है मित्र, और जो चौथा देवता है उनका नाम है नातस्य। यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य ये 4 देवता हैं जिनका वर्णन एशिया माइनर से प्राप्त बोगोजकोई अभिलेख से किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्न में से किस से जुड़ा हुआ है। यदि सीयूकी की बात करें तो जो सीयूकी नामक यात्रा विवरण है वह हेनसांग द्वारा रचित गई थी, और जो हेनसांग है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। ध्यान दीजिएगा, जो हेनसांग है वह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, और हेनसांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन की। तो प्रश्न कह रहा है कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तो हेनसांग। यदि फाहियान की पुस्तक की बात करें कि फाहियान का यात्रा वृत्तांत को किस रूप में या क्या नाम है, तो फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है फायोहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है
कि अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो अशोकाराम विहार है इसका जो निर्माण है, अशोकाराम विहार का निर्माण अशोक सम्राट द्वारा किया गया था। और यह जो अशोकाराम विहार है उसका निर्माण अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में किया गया था। और इसी अशोकाराम विहार में सेकंड बौद्ध संगीति यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोकाराम विहार में ही किया गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, चूरू, बीकानेर और श्री गंगानगर पट्टी में जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि निम्न में से सारे का कारण बनता है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्रों में भी किया जाता है। यदि स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग की बात करें तो निम्न में ये जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ जिप्सम ही एकमात्र ऐसे विकल्प है जिनका कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जब किसी का हाथ या शरीर का कोई भी अंग जब फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्लास्टर करने के रूप में हम लोग जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न यही कह रहा है कि जिप्सम का उपयोग ही निम्न में उपयुक्त तीनों विकल्प के रूप में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जिप्सम। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है। देखिए, विकल्प हम लोग देखते हैं। पहला नंबर विकल्प कह रहा है आदेशात्मक योजना में आदेष्टा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकरण को सुधारने का केवल एक साधन माना जाता है। पहला नंबर ही विकल्प इस प्रश्न का आंसर होगा अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो देखिए, जो 16 नंबर प्रश्न है वह एंसेंट हिस्ट्री से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो कि निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो यदि दधेरी की बात करें तो यह पंजाब राज्य में अवस्थित है और पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिला में दधेरी अवस्थित है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कह रहा है ऋग वैदिक धर्म था, अर्थात यह जो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग वैदिक समय में किस प्रकार का धर्म व्याप्त था। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक कालीन का जो धर्म था वह मुख्य रूप से बहुदेववादी ऋग वैदिक का जो पीरियड था उसमें अनेकों देवता थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। यदि वैदिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले होता है संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, अर्थात प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। यदि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करने वाले धर्म की बात करें तो वह सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही धर्म ऐसा है जो कि विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है और वह है जैन धर्म अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो कि अंडे देता है। तो एकिडना अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है हल्दी भूमिगत तना का उदाहरण है जिसे निम्न में से किस रूप में जानते हैं। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हल्दी है वह एक प्रकार का प्रकंद या राइजोम जो है उसे हिंदी में हम लोग प्रकंद कहते हैं। तो जो हल्दी है वह राइजोम या प्रकंद का उदाहरण है अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न कह रहा है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः निम्न में से किससे प्राप्त होते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः निम्न में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो रक्त में शर्करा का स्तर है वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि मानव शरीर में शर्करा का समान स्तर कितना होना चाहिए, तो मानव शरीर में शर्करा का जो समान स्तर है वह 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए अर्थात मानव शरीर में शर्करा का स्तर जो है वह 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए और जो रक्त में शर्करा की मात्रा है उसे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है यानी कि के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सा युग्म है वह गलत है।
ए में दिया हुआ विटामिन ए संतरा। देखिए यदि संतरा की बात करें तो संतरा में विटामिन ए नहीं बल्कि संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। अब यदि विटामिन ए की बात करें तो जो विटामिन ए है वह मुख्य रूप से पपीता, इसके अलावा गाजर, दूध, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है, तो पहला नंबर ही विकल्प गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है वह एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के उपरांत किस भारतीय गण या राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण करने वाला जो महाजनपद यानी कि राज्य था उसका नाम था मशक, और यह जो मशक था वह असमग महाजनपद की राजधानी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कह रहा है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है। यदि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास की बात करें तो ध्यान दीजिएगा जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है इसमें संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह जो ऐहोल अभिलेख है इसके यदि रचनाकार की बात करें कि ऐहोल अभिलेख की रचना यानी कि किसके द्वारा इसकी रचना की गई, तो रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना की गई है, अर्थात प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि ऐहोल अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई, तो रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना की गई है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कह रहा है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। तो देखिए संभवतः यह जो प्रश्न है वह रिपीट हो गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तो मशक, और यह जो मशक है वह असमक महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है। तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया गया है, और यह जो ऐहोल अभिलेख है इसके जो रचनाकार है उनका नाम है रवि कीर्ति, अर्थात ऐहोल अभिलेख की जो रचना की गई है वह रवि कीर्ति द्वारा ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। यदि एकमात्र ऐसा हड़प्पीय नगर धौलावीरा है जो कि 3 भागों में विभक्त है। इसका 3 भागों में पहला जो भाग है उसे किला के रूप में विभाजित किया गया है, और दूसरे भागों को मध्य नगर के रूप में विभाजित किया गया है, और यह जो तीसरा भाग है उसे निचला भाग के रूप में विभाजित किया गया है। और एकमात्र नगर धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा नगर है जो कि दुर्गीकृत नगर नहीं है, तो आप लोग इसे भी नोट करते चलिए, एकमात्र नगर धौलावीरा है जो कि दुर्गीकृत नगर नहीं है। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था। तो अंतिम व्यक्ति का नाम था सुबध, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। यदि गायत्री मंत्र की बात करें तो जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना की गई है वह विश्वामित्र द्वारा रचना की गई है गायत्री मंत्र की, और यह जो गायत्री मंत्र है वह भगवान सूर्य को समर्पित है, अर्थात गायत्री मंत्र जो है वह भगवान सूर्य को समर्पित है जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद का जो तीसरा भाग है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन देखने को मिलता है, तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। देखिए यह जो प्रश्न बीपीएससी में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसे बीपीएससी हम लोग पीवाईक्यू के रूप में समझ सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से एक शासन के सिद्धांत का वर्णन करता है कि किस प्रकार से शासन को संचालित किया जा सकता है, इसके साथ साथ उसमें विदेश नीति, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था आदि का वर्णन किया गया है, तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेडिमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो जो पेडिमोंट स्वैम्प मिट्टी है वह पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न कह रहा है
देखिए जो 34 नंबर प्रश्न है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आप देखेंगे कि 69th बीपीएससी का जब प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें बीपीएससी द्वारा साइंस सेक्शन के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, जैसे मैनहट्टन परियोजना या फिर अन्य ऐसे सेक्शन थे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न कह रहे हैं जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्न में से किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। पहला कह रहा है मोबाइल फोन का प्रचालन करने में, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है बैंकिंग प्रचालन यानी कि बैंकिंग ऑपरेशन करने में, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है पावर ग्रिड का नियंत्रण, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तीनों जो विकल्प ऊपर में दिए हैं उन सभी में जीपीएस का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के कालानुक्रम पर विचार करें। पहला कह रहा है कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और पूना पैक्ट। इसके आधार पर हमें व्यवस्थित करना है कि किस क्रम में ये सारे जो घटनाक्रम है वे घटित हुए हैं। तो यदि हम लोग कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। यदि साइमन कमीशन की बात करें तो देखिए साइमन कमीशन के संदर्भ में दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, पहला इसका गठन और दूसरा जो है यह भारत में कब आया। यदि गठन की बात करें तो इसका गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और जो साइमन कमीशन है भारत आता है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया। और नेक्स्ट है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट होता है 1932 ईस्वी में। अब इसके आधार पर यदि हम लोग इस विकल्प का सिलेक्ट करें तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सबसे पहले आता है साइमन कमीशन, उसके बाद है पूना पैक्ट, उसके बाद है क्रिप्स मिशन और सबसे अंत में है कैबिनेट मिशन जो कि 1946 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कह रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां निम्न में से किसे प्रदान की गई थी। यदि अवशिष्ट शक्तियां की बात करते हैं तो देखिए इसे हम लोग दो कॉन्सेप्ट में समझते हैं। पहला कि 1935 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी और वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियां किससे प्रदान की गई है। यदि वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियां की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं और जो 1935 ईस्वी का एक्ट था उसके अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो प्रश्न कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां निम्न में से किसे प्रदान की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 37 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, यानी कि किस काउंसिल एक्ट या किस अधिनियम द्वारा भारत में विधान पालिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका का निर्माण किया गया और 1919 ईस्वी के एक्ट द्वारा ही पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रश्न पूछने के साथ साथ उन्हें स्थगन प्रस्ताव लाने का भी पहली बार अधिकार 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ही भारतीयों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधियों तक। यानी कि हम लोग प्रारूप समिति की बात करते हैं कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया। तो आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। देखिए भारतीय संविधान जो पूरी तरह से लागू हुआ वह है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। और नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक। यदि संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली अस्थायी बैठक होती है, लेकिन संविधान सभा की पहली अस्थायी बैठक जो होती है वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। अब इसके आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करें तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो देखिए, जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा है वह 25 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो 14 नंबर प्रश्न है वह सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण केस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण वाद से संबंधित है। तो यदि गोलकनाथ केस की बात करें तो जो गोलकनाथ केस है 1967 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट केशवानंद भारती बाद 1973 ईस्वी में आया था, जिसमें कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था। और नेक्स्ट है 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में हम लोग जानते हैं, और जो 42वां संविधान संशोधन है वह 1976 ईस्वी में संशोधन हुआ था। तो इसके आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, यानी कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह 26 जनवरी 1950 से मात्र 2 दिन पूर्व यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा के संबंध में 2 कॉन्सेप्ट है। एक अंबेडकर का कॉन्सेप्ट है। यदि अंबेडकर की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचार की बात करें तो आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बतलाया है। जबकि यदि हम लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो इसके आधार पर हम लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, जो आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा को जानते हैं, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न, हाँ एक बात और, सच्चिदानंद सिन्हा के संदर्भ में यदि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है इनके द्वारा 1894 ईस्वी में द बिहारी टाइम्स नाम से एक पत्रिका का संपादन किया गया, द बिहारी टाइम्स। और जो यह द बिहारी टाइम्स नामक की जो पत्रिका थी वह 1906 ईस्वी में इसी पत्रिका का नाम परिवर्तन कर बिहारी के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। यानी कि इस प्रश्न के अनुसार तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि द बिहारी टाइम्स का प्रकाशन 1894 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया द बिहारी टाइम्स का प्रकाशन 1894 ईस्वी में। लेकिन यही द बिहारी टाइम्स 1906 ईस्वी में नाम परिवर्तित कर इसे बिहारी के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न कह रहा है 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो अंबारी सत्याग्रह है उसका नेतृत्व राहुल संकृतानंद द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन राहुल संकृतानंद से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि राहुल संकृतानंद ने एक प्रमुख पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है बोलगा से गंगा। आप लोग नोट करते चलिए, बोलगा से गंगा नामक पुस्तक की रचना राहुल संकृतानंद ने की, और राहुल संकृतानंद ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? यदि बीटा सेल की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंसुलिन जो है वो अग्नाशय में बीटा सेल से स्रावित होता है। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मियावाकी पद्धति निम्न में से किसके लिए विख्यात है? तो यह जो मियावाकी पद्धति है वह वनीकरण की एक प्रणाली है, यानी कि मियावाकी पद्धति के तहत पौधों का रोपण किया जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि मियावाकी पद्धति निम्न में से किसके लिए विख्यात है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शहरी क्षेत्रों में लघु वन का सृजन। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, जो 47 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यदि विकल्प के आधार की बात करते हैं तो पहला कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख। यदि पहला नंबर विकल्प ही गलत होगा, क्योंकि मंदसौर अभिलेख है और कुमारगुप्त प्रथम नहीं, बल्कि जो मंदसौर अभिलेख है वह, एक मिनट, हाँ, मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लेकिन
एक बात और, इससे संबंधित एक और इसका आंसर निकल कर आ सकता है कि जो कुमारगुप्त प्रथम है इसका भी एक मंदसौर अभिलेख जो है वह कुमारगुप्त प्रथम द्वारा भी लिखी गई है, लेकिन यह जो हाँ, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर का मालवा नरेश यशोवर्मन द्वारा लिखी गई है मंदसौर अभिलेख। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्व्या प्रथम वीर निम्न में से किसकी उपाधि थी? तो जो पृथ्व्या प्रथम वीर है वह समुद्रगुप्त की उपाधि है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ व्याधि दिया हुआ, दूसरी तरफ उससे संबंधित कारक दिए हुए हैं। तो देखिए यदि हम लोग पेस्टिक व्रण की बात करें तो जो पेस्टिक व्रण है वह विषाणु से संबंधित कारक है, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है डेंगू, यदि डेंगू की बात करें तो डेंगू भी विषाणु से ही होता है, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है फील पाँव, तो जो फील पाँव है ये कृमि द्वारा यानी कि कवक द्वारा होता है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि फील पाँव की बात करें तो इसे फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव के रूप में भी जानते हैं। और नेक्स्ट है मलेरिया, तो जो मलेरिया है वह प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इसके आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? यदि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति की बात करें तो देखिए पहला कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज, गलत है। दूसरा कह रहा है संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष तो 1950 इसमें था ही नहीं, इसे 1976 इसमें पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया था, तो सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यह भी गलत है क्योंकि इसे भी 1976 ईस्वी में ही शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारत था वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न कह रहा है बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण कारक है? तो जो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वह निमोनिया का एक महत्वपूर्ण कारक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो जो सल्फर ड्रग है वह प्रतिजीवाणुक औषधि है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौंग निम्न में से किसका निरूपण है? यदि लौंग की बात करें तो जो लौंग है वह निम्न में से शुष्क फल यानी कि फूल के कली का निरूपण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व में लौंग जो मसाला है इसका प्रचार प्रसार जो हुआ है वह मलक्का से हुआ, यानी कि सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम मलक्का में ही लौंग का उत्पादन किया जाता था, और मलक्का क्षेत्र यानी मलक्का देश से ही विश्व में इसका चारों तरफ प्रसार हुआ। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण खीरे में पानी निकलता है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वह है परसरण यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, ऑस्मोसिस यानी कि परसरण की प्रक्रिया के ही कारण खीरे को काटकर नमक जब डाला जाता है उस पर तो उससे पानी निकलता है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न कह रहा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। यदि फेफड़ों में गैसीय विनिमय की बात करें तो अलियोओलाई जो स्थल है वह फेफड़ों में गैसीय विनिमय का कारक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न कह रहा है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उस जो शीत प्रकोष्ठ में श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो जो नाइट्रोजन है वह कार्बोहाइड्रेट का एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो जो 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो देखिए यह जो बोरॉन पोषक तत्व है वह दलहनी फसलों में गांठ का गठन के लिए आवश्यक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न कह रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो यदि भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है वह महादेवलाल सराफ द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। देखिए इसे बीपीएससी में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के रूप में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजनीतिक बंदियों को छोड़ने को लेकर ब्रिटिश सरकार और जो प्रांतीय सरकार थी उसमें द्वंद्व यानी विवाद की स्थिति देखने को मिला। इसी कारण राज्य सरकार ने 1939 ईस्वी में रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस खनिज से संबंधित देश दिए हुए हैं। तो यदि हम लोग चांदी की बात करें तो जो चांदी है इसका मैक्सिको में उत्पादन किया जाता है, यानी कि ये का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अबरक। यदि अबरक की बात करें तो अबरक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है, बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है लौह एस्क। यदि लौह एस्क की बात करते हैं तो लौह एस्क जो है, देखिए यह गलत लिखा गया, इसे रूसी संघ हम लोग बात करते हैं। लौह एस्क का सर्वाधिक उत्पादन रूसी संघ में किया जाता है, यानी कि सी का हो जाएगा 2। और नेक्स्ट तांबा, तो तांबा है उसका उत्पादन चिली में किया जाता है, यानी कि डी का हो जाएगा 1। अब इसका आधार पर यदि आंसर को सिलेक्ट करें तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। पहला कह रहा है दिसंबर 2023 में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है, यह भी सही है। नेक्स्ट है भारत में समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है जो कि 51.25% तक पहुंच गया है, यह भी सही है। अर्थात प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उपरोक्त तीनों जो कथन है वे सत्य हैं। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि किस वित्तीय वर्ष के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार प्रकाशित किया गया। तो बिहार में पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे है वह 2006-07 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और तत्कालीन समय में जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था सुशील कुमार मोदी, जिनके हाल ही में देहांत हो गया है। तो उस समय वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि चूंकि बिहार जो है वह उसमें बिहार में कृषि क्षेत्र ज़्यादा है, तो इसी कारण बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। यदि भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराने हिस्से की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो खड़गपुर की पहाड़ियां हैं वह बिहार में भूतात्विक दृष्टि से सर्वाधिक पुराना है। लेकिन यदि हम लोग रोहतास पठार की बात करते हैं तो देखिए यह जो रोहतास पठार है इसका जो निर्माण हुआ था विंध्यन क्रम में रोहतास पठार का निर्माण हुआ था। और उत्तर पश्चिमी की जो पहाड़ियां हैं, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक क्रम की चट्टानें हैं, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक क्रम की चट्टानें हैं। और बिहार का नवीनतम जो भू संरचना है वह है उत्तर गंगा का मैदान, बिहार की नवीनतम भौगोलिक संरचना है। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है कि बिहार की भूतात्विक दृष्टि से सर्वाधिक अपेक्षाकृत पुराना क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात खड़गपुर की पहाड़ियां। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण निम्न में से किससे प्राप्त हुआ है, यानी कि किस साहित्य से बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी पुस्तक की बात करें तो इसको जो लेखक है उनका नाम है मिनहाज उस सिराज। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित तबकात ए नासरी के माध्यम से हमें बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम लिखित सोर्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न कह रहा है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। लेकिन चूंकि इस प्रश्न में विकल्प नहीं दिया हुआ है तो इसी कारण हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद जुबैर को मानेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में जो नामकरण है वह
हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी ऐसे कारक नहीं है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पटना लॉन का जो निर्माण, पटना लॉन का नामकरण है वह गांधी मैदान के रूप में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कैमूर का पठार है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो कैमूर का पठार है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, और चूंकि इस क्षेत्र में चूना पत्थर की अधिकता देखने को मिलती है, इसी कारण आप देखते होंगे कि जितने भी बिहार में जो अधिकतर सीमेंट फैक्ट्री हैं मुख्य रूप से कैमूर वाले बेल्ट में ही लगाए गए हैं। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया हुआ है कि सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म को अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता को मान्यता से बाहर रखा हुआ है। तो पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि विधिक परिषद को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल और केवल दूसरा नंबर जो विकल्प है वे सत्य है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कर रहा है संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तो जो तोल्काप्पियम है मुख्य रूप से तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तो प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि तोल्काप्पियम की बात करते हैं तो तोल्काप्पियम के लेखक का भी नाम ही है तोल्काप्पियम। तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात तमिल व्याकरण है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न कह रहा है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में निम्न में से किस स्थान से मिला है। तो जो हाथी दांत का पैमाना है वह लोथल नामक हड़प्पीय स्थल से मिला है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए जो 73 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेल्यूकस। कौन सी नदी पर। तो सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। पहला HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो देखिए जो भारत का संविधान है वह सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित नहीं करता है, भारत का संविधान परिभाषित नहीं करता है। इसी कारण तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है गलत हो गया। नेक्स्ट चौथा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। चौथा नंबर बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1, 2 एवं 4 नंबर जो विकल्प है वे सही है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए 74 नंबर जो प्रश्न है वेटलैंड से संबंधित है अर्थात आर्द्र भूमियों से संबंधित है। प्रश्न है ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है होकेरा आर्द्र भूमि। तो यदि होकेरा आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पहला नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है रुद्र सागर झील त्रिपुरा, तीसरा भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है शास्तम कोटा झील तमिलनाडु। तो जो शास्तम कोटा झील तमिलनाडु नहीं बल्कि शास्तम कोटा झील केरल में है। अब इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 2 एवं ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। तो इस प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, 2 एवं 3 नंबर विकल्प। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 70 आज हम लोग 75 नंबर तक ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन तो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।